हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आरएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी और एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स पहले हम अटॉर्नी जनरल को डिस्कस करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी, क्या कहेंगे इसे? भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, क्या कहेंगे इसको? भारत के महान्यायवादी। देखो, संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में क्या कहा गया है? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का जिक्र किया गया है कि तो ये कौन सा पद हो गया? संवैधानिक पद। यानी संविधान में अगर जिसका उल्लेख किया गया हो उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक। तो संविधान में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था दी गई है, और कौन से अनुच्छेद में दी है? अनुच्छेद 76 में। तो ये क्या हो गया? भारत के महान्यायवादी। ये भारत के महान्यायवादी क्या है? भारत के प्रमुख क्या है? विधि अधिकारी। क्या है? भारत के या भारत सरकार के, कोई भी बोल सकते हो आप, भारत के प्रमुख विधि अधिकारी। फ्रेंड्स, ये होते हैं भारत के प्रमुख विधि अधिकारी। अब हमें क्या देखना है कि ये पद है क्या? ये तो मैंने बता दिया कि संविधान में इसका जिक्र किया गया है, और कौन से आर्टिकल में कहा गया? 76 में। और क्या है? ये भारत के प्रमुख विधि अधिकारी है। क्या है? भारत के प्रमुख विधि अधिकारी हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में है क्या चीज? देखो फ्रेंड्स, अभी जैसे हम अगर हमारे यहाँ कोई केस होता है तो हम क्या करते हैं? किसी कोर्ट के किसी वकील को हायर करते हैं। सेम सरकार पे भी कोई केस कर सकता है। कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई कंपनी अगर सरकार पे क्या कर दे? केस कर दे, तो सरकार की तरफ से उस केस को देखने वाला कौन होगा? उसके लिए भी एक वकील की जरूरत पड़ेगी। तो वो वकील क्या होगा? वो वकील ही क्या कहलाएगा? अटॉर्नी जनरल या भारत का महान्यायवादी कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देखते हैं संसद के जो सदस्य होते हैं यानी सांसद, तो वो इतने पढ़े लिखे हो ये जरूरी नहीं है कि संसद के जो सांसद है वो इतने पढ़े लिखे हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों? उनकी योग्यता के बारे में कहीं जिक्र नहीं है कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सांसद बन सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो कम पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे लोग भी क्या बन सकते हैं? भारत के सांसद बन सकते हैं, या फिर भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर ऐसे लोग प्रधानमंत्री बन गए तो फिर ये लोग कानून कैसे बना पाएंगे? अब आप देखते हो, आपने रिसेंट देखा होगा जो का के बारे में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सुना होगा, या फिर कृषि बिल सुना होगा, किसान बिल जो था, या कृषि बिल वो सुना होगा। साथ ही साथ आपने सुना होगा जीएसटी के बारे में सुना होगा। और 2019 में आर्टिकल 370 को जब हटाया तो इसके बारे में आपने सुना होगा। अब आपके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि अगर संसद के जो सदस्य हैं, जो कानून बनाने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में ये कहीं नहीं दे रखा कि इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, इसके बावजूद इन्होंने इतने बड़े बड़े बिल बना दिए, या इतने बड़े जो 370 थे, आर्टिकल 370 थी, इसको हटा दिया, यानी 370 को हटा दिया। इतना बड़ा काम कैसे कर लिया फिर इन्होंने? जब ये इतने पढ़े लिखे हो, ये जरूरी नहीं है, तो फिर ऐसा काम कैसे कर लिया? 370 को हटाना कोई छोटा सा काम नहीं था। तो फ्रेंड्स, इन सब में सरकार को जो एडवाइस देने वाला होता है, इसके पीछे जो सरकार को कोई ना कोई एडवाइस देता है, और वो एडवाइस देने वाला कौन होता है? अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी होता है, जो सरकार को इन सब में क्या करता है? एडवाइस देता है। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारत के जो महान्यायवादी वो कौन है? के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल है भारत के महान्यायवादी। और ये कब से है? 2017 से है। 2017 से है।
तो जो भी सरकार अगर कोई ऐसा बिल बनाती है, कोई ऐसा विधेयक लाती है, ऐसा कानून बनाती है, तो उससे पहले सरकार क्या करती है, भारत के जो महान्यायवादी है वर्तमान में जो के वेणुगोपाल है, तो इनसे एडवाइस मांगती है कि हम ये विधेयक बना रहे हैं, हम ये बिल ला रहे हैं, कहीं इसमें संवैधानिक प्रॉब्लम या रुकावट तो नहीं है, कहीं संविधान का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है किसी आर्टिकल का। क्योंकि ये सब देखने के लिए जो संसद के जो सदस्य हैं उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता, इतनी क्वालिफिकेशन नहीं होती कि वो इन सबको जान सके। तो इनके बारे में एडवाइस कौन देते हैं, ये भारत के महान्यायवादी हैं, ये इसके बारे में क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया कि जो भारत के महान्यायवादी हैं उनका जिक्र आर्टिकल 76 में है। ये भारत के प्रमुख विधिक अधिकारी है। साथ ही साथ जितने भी जो सरकार बिल लाती है या फिर कोई विधेयक लाती है या कोई कानून बनाती है या फिर कोई किसी कानून को उठाती है, तो उन सब में किससे एडवाइस लेती है, महान्यायवादी से, यानी अटॉर्नी जनरल से। और वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल है, और कब से है, 2017 से है। तो कुल मिला के ये क्या है, भारत सरकार के वकील है। वेणुगोपाल अभी क्या है, ये भारत सरकार के क्या है, वकील है। भारत सरकार को जब भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ेगा तो भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कौन बंदा पेश होता है, ये कौन, के वेणुगोपाल, ये सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होंगे। अगर कोई भी मामला होगा, चाहे सरकार के खिलाफ किसी व्यक्ति ने केस किया हो या फिर सरकार के खिलाफ किसी कंपनी ने कोई केस किया हो या फिर किसी बिल में कोई दिक्कत आई हो, उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है तो भारत सरकार की तरफ से कौन जाएगा, वेणुगोपाल जाएंगे। कौन जाएंगे, के वेणुगोपाल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी नियुक्ति कैसे होगी, नियुक्ति कौन करेगा, क्या क्या इनके पास योग्यता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया कि ये भारत का प्रमुख न्यायाधिकारी है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल की। हम एडवोकेट जनरल की बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले इसको समझ लोगे तो ये बहुत इजी रहेगा इसको समझना। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति किसकी सिफारिश में करेगा, किसकी सिफारिश में करेगा, प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पे। मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति क्या करेगा, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करेगा। किसकी करेगा, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि भाई जो वकील चाहिए वो किसको चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए। किसको चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए और उसके मंत्रिपरिषद को चाहिए। सरकार का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद। इसके मामलों को कौन देखेगा, ये वकील देखेगा। तो ये अपने हिसाब से उस योग्य व्यक्ति को देखेंगे जो इनके काम आ सके, जो इनकी ओर से सटीक केस लड़ सके, इनकी ओर से सरकार को सुप्रीम कोर्ट में कोई केस हारने ना दे, तो ऐसा वकील ढूंढेंगे। तो वो ये सब कौन करेगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पे क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को क्या बनाएगा, अटॉर्नी जनरल। क्या बनाएगा, अटॉर्नी जनरल। अब इसके साथ क्या है कि इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे व्यक्ति को ये अटॉर्नी जनरल बनाएंगे। वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, वो व्यक्ति तो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। पहली इसकी योग्यता क्या है कि वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर भारत का नागरिक नहीं है तो वो क्या नहीं बन सकता, अटॉर्नी जनरल नहीं बन सकता। दूसरी बात है, वो ये पूरे भारत का मामला देखेगा। क्या देखेगा, ये पूरे भारत का मामला देखेगा। तो इसकी जो योग्यताएं हैं, यानी ये जो पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए, ये जो अटॉर्नी जनरल है इसके पास कितना नॉलेज होना चाहिए। तो इसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यानी ये योग्यताएं होनी चाहिए, जब ये भारत का मामला देख रहा है तो इसके पास होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता होनी चाहिए। किसके बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता होनी चाहिए। यानी इसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके। अब सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए योग्यताएं क्या होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है, वो या ऐसा व्यक्ति जो या तो हाई कोर्ट में, देश के किसी भी हाई कोर्ट में कितने साल के लिए, 5 साल तक क्या रह चुका हो, जज रह चुका हो। क्या रह चुका हो, जज। यानी देश के किसी भी हाई कोर्ट में, यानी किसी भी राज्य के किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रह चुका हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है
वो राज्य के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में 10 साल तक क्या रह चुका हो, एडवोकेट रह चुका है, यानी 10 साल तक उसे वकालत का अनुभव हो। अब ऐसा नहीं है कि भाई 10 साल कौन सा होगा, मान लो कोई वकील 5 साल राजस्थान में रहा हो, 5 साल राजस्थान में रहा हो और 5 साल उसने मान लो यूपी में, राजस्थान और 5 साल यूपी में उसने मान लो वकालत की, तो टोटल कितनी होनी चाहिए, 10 साल। ऐसा नहीं है कि भाई किसी पर्टिकुलर स्टेट में 10 साल का होगा, यानी टोटल उनको कितना होना चाहिए, 10 साल वकालत का अनुभव होना चाहिए। और किसमें होना चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट में, कैसमें, किसी भी हाई कोर्ट में। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करेगा, राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति की नजर में, अब यह राष्ट्रपति की नजर का मतलब है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की नजर, लेकिन बोला क्या जाएगा, राष्ट्रपति की नजर में। तो प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद की नजर में लगे कि इसे कानून का बहुत ज्यादा ज्ञान है, यानी कानून की योग्यताएं बहुत ज्यादा है, तो कानून का ज्ञाता मान लिया। तो ऐसा व्यक्ति जिसे कानून का बहुत ज्यादा ज्ञान हो, किसकी नजर में, राष्ट्रपति की नजर में। लेकिन एक्चुअल नजर किसकी होती है, प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद की नजर में ऐसा व्यक्ति जिन्हें कानून का बहुत ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करेगा, अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। अब इतना समझ में आ गया होगा। इसकी योग्यताएं क्या होगी, भारत का नागरिक हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन हो, यानी सुप्रीम कोर्ट जज की क्या होती है, या तो 5 साल वो हाई कोर्ट का किसी का जज हो, या फिर ऐसा नहीं, दोनों कंबाइन नहीं है, अलग अलग है, या फिर क्या होना चाहिए, वो हाई कोर्ट में 10 साल के लिए वकील रहा हो। तो किसी भी हाई कोर्ट में, चाहे 2 हाई कोर्टों में हो, तो उनका कार्यकाल क्या कंबाइन करके कितना होना चाहिए, 10 साल होना चाहिए। या फिर राष्ट्रपति की नजर में वो कानून का क्या हो, ज्ञाता हो। इनमें से एक भी, ये तो होनी चाहिए, भारत के नागरिक तो होनी चाहिए, इसके अलावा इनमें से कोई भी एक योग्यता है तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब जब इसको नियुक्त कर दिया तो इसको हटाने का भी तो प्रावधान होना चाहिए कुछ भाई, या इसकी ये होगा कि इसका टेन्योर कितना होगा, कार्यकाल कितना होगा। तो संविधान में इसको हटाने की प्रक्रिया और कार्यकाल का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, हटेगा कैसे। तो हटाने का काम किसके हाथ में है, राष्ट्रपति की। एक्चुअल में किसके हाथ में, पीएम उसकी मंत्रिपरिषद की, लेकिन नाम किसका होगा, राष्ट्रपति का। तो इसको हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति। यानी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक क्या रह सकता है, पद पर रह सकता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाह रहा है तब तक क्या रह सकता है, पद पे बना रह सकता है। एक्चुअल में चाह कौन रहा है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जब तक चाहती है तब तक ये क्या रह सकता है, भारत का महान्यायवादी रह सकता है, अटॉर्नी जनरल रह सकता है। दूसरा क्या है, ये खुद भी त्याग पत्र देना चाहे तो त्याग पत्र दे सकता है, खुद त्याग पत्र देके भी क्या कर सकता है, रिजाइन कर सकता है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा ये देखो किसकी सलाह पे होता है, प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। तो अगर सरकार गिर जाए या तो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दे, तो ये भी क्या करेगा, इस्तीफा दे देगा। या फिर 5 साल पूरे हो गए, सरकार बदल गई, और सरकार जैसे ही बदल जाएगी ये भी क्या हो जाएगा, अपना इस्तीफा दे देगा। यानी सरकार के त्याग पत्र देने या बदलने पर, जब सरकार बदल गई या सरकार ने त्याग पत्र दे दिया तो ये भी क्या कर देगा, त्याग पत्र दे देगा। तो ये 3 चीजों से ये क्या हो सकता है, अपना पद से हट सकता है। तो राष्ट्रपति हटा दे, या फिर खुद त्याग पत्र दे दे, या फिर सरकार बदल जाए। तो इन 3 चीजों में क्या हो जाएगा, ये अपने पद से हट जाएगा। अब फ्रेंड्स अब देखेंगे, जब इनको नियुक्त कर दिया, हटाने की बात हो गई, अब हम देखेंगे कि जब इनको इस पद पे नियुक्त किया गया तो कुछ सैलरी भी तो मिलनी चाहिए। अब इसमें देखो सैलरी का भी संविधान में क्या है, जिक्र नहीं है। इसको पेमेंट क्या मिलेगा, वेतन क्या मिलना चाहिए, उसका संविधान में जिक्र नहीं है। क्या नहीं है, संविधान में जिक्र नहीं है। तो फिर सैलरी कैसे मिलेगी, तो इसको जो अटॉर्नी जनरल को जो सैलरी मिलती है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित सैलरी इसको मिलेगी, वेतन मिलेगा। अब वो कैसे मिलता है, देखो इसमें बोला गया है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो क्या है, नहीं है, एक सरकारी कर्मचारी नहीं है। क्या नहीं, सीधी बात क्या है, सरकारी कर्मचारी नहीं है।
अब जब कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं है तो अपना और भी काम कर सकता है। सरकारी कर्मचारी पे प्रतिबद्ध होते हैं कि वो बाकी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बाकी और बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन ये जब सरकारी कर्मचारी नहीं है तो क्या करेगा कि इसको ये अनुमति होती है कि ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, यानी ये बाकी वकालत कर सकता है, यानी ये बाकी लोगों की ओर से क्या कर सकता है, केस लड़ सकता है। तो जनता के लिए या फिर अन्य जनता के लिए क्या कर सकता है, केस लड़ सकता है। क्या कर सकता है, जनता के लिए केस लड़ सकता है। तो इसकी पेमेंट निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए क्यों, क्योंकि ये जनता के लिए केस लड़ेगा तो यहाँ भी वो अपनी फी लेगा, लेगा यहाँ भी। अगर यहाँ से पेमेंट लेगा तो अब इसकी पेमेंट कैसे मिलेगी, अब इसकी पेमेंट ये होगी कि जब ये सरकार की ओर से भी केस लड़ेगा तो केस के हिसाब से पेमेंट लेगा। जैसे जनता से अगर ये किसी लोगों की जरूरत पड़ी तो उनके किसी मामले को देख रहा है तो उससे पेमेंट फीस लेता है। सेम सरकार से क्या करेगा, जब सरकार का कोई मैटर है जिस केस के लिए अगर ये कोर्ट में पेश हो रहा है तो पेश होगा तो इसका अभी वर्तमान में शायद हर जो केस है केस पे डिपेंड है। अगर सलाह देगा सरकार को तो उसके लिए अलग पेमेंट लेगा ये। तो अभी जैसे अभी वर्तमान में शायद 16,000 रुपये पर डे पर केस, यानी किसी केस के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहा है तो एक दिन के कितने रुपए लेगा, 16,000 रुपये। अगर दिल्ली के बाहर जाएगा तो कितना लेगा, 40,000 40,000 रुपये पर डे पर केस फीस लेता है। और इनकी अलग अलग होती है, एडवाइस के लिए अलग लेता है और किसी केस के लिए अलग, हर केस की अलग अलग इसकी सैलरी होती है। तो एक्चुअल जो सैलरी है वो डिफाइन कहीं नहीं है, संविधान में कहीं नहीं बताया गया है कि इतनी पेमेंट मिलेगी। तो ये क्या है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, यानी ये बाकी केस भी लड़ सकता है। जब सरकार को जरूरत पड़ेगी सरकार के लिए केस लड़ने जाएगा, लोगों को जरूरत पड़ेगी लोगों के लिए केस लड़ेगा। लेकिन कौन कौन से केस नहीं लड़ सकता वो मैं आगे बताता हूँ। अभी तक इतना है कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे इसके आगे इसको भत्ते कौन से मिलेंगे। अब क्या है, ये एक अटॉर्नी जनरल एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर सकता है, अटॉर्नी जनरल क्या कर सकता है, संसद के दोनों सदन चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, दोनों सदनों में क्या हो सकता है, दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे अपना स्पीच दे सकता है, यानी बोल सकता है। लेकिन क्या नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। जब वोटिंग होगी तो उस समय ये वोट नहीं डाल सकता। बाकी संसद की दोनों बैठकों में भाग ले सकता है, दोनों में भाषण दे सकता है, बोल सकता है। क्या नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। इसलिए इसे क्या मिलता है, संसद का जो सदस्य है यानी जो सांसद है, सांसद को जो वेतन को छोड़िए भत्ते व विशेषाधिकार, मतलब अलाउंस और प्रिविलेज, विशेषाधिकार, ये दोनों मिलेंगे। जो संसद को मिलते हैं उतना भत्ता मिलेगा, इसको यानी अलाउंस मिलेगा और प्रिविलेज मिलेंगे। कैसे, जैसे इसको मिलेगा जो बंगला मिलेगा, यानी जो रहने के लिए जो कमरा मिलता है तो इसको बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, बाकी टेलीफोन या अदर टेलीफोन्स और अदर सर्विसेज मिलेंगी। तो ये सब तो इसको मिलनी है। किसके बराबर मिलेगी, तो एक संसद के सांसद को मिलती है, संसद के सदस्य यानी सांसद को जो मिलती है उसके बराबर उसे वेतन भत्ते और विशेषाधिकार मिलेंगे। वेतन से डिफाइन नहीं है, बाकी भत्ते और विशेषाधिकार किसके बराबर मिलेंगे, एक सांसद के बराबर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक ये समझ में आ गया होगा कि इसको वेतन के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि ये कौन कौन से काम करेगा, यानी काम कौन कौन से करेगा। अब जब ये याद हो गया कि संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है और भारत सरकार की ओर से जो भी मामले हैं उनके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा। अब जो मेन जो मुद्दे हैं वो कौन करते, ये भारत का क्या है, ये भारत सरकार का क्या है, महान्यायवादी सरकार का क्या है, मुख्य कानून अधिकारी है, सरकार का क्या है, मुख्य कानून अधिकारी है। जब कानून का अधिकारी है तो क्या क्या काम करेगा, ये जब भारत सरकार के जो भी विधिक मामले का मतलब क्या होता है, विधिक मामले का मतलब क्या होता है, ऐसे मामले जिसमें कानून बीच में आ रहा हो, यानी कानून का जिक्र हो, वो सब मामले कौन देखेगा,
अटॉर्नी जनरल देखेगा और वो मामले कौन सौंपेगा, इसको राष्ट्रपति कहेगा भाई इन विधिक मामलों में आप हमें क्या करो, एडवाइस करो, इन मामलों में हमें आप सलाह दो। तो उन मामलों में सलाह कौन देगा, अटॉर्नी जनरल देगा। इसके अलावा क्या है, ऐसे अन्य विधिक मामले जो राष्ट्रपति से दे। विधिक मामले का मतलब सीधा है कि जिसमें कानून बीच में आ रहा है, बाकी काम तो करने के लिए सांसद हैं, बाकी काम तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल है, ये बाकी काम तो कर लेगा, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद बाकी काम तो कर लेगा। दिक्कत कहाँ आती है, जहां कानून बीच में आ जाता है, जहां कानून का ज्ञान की जरूरत पड़ जाती है, वहां कौन आएगा, अटॉर्नी जनरल आएगा। बाकी कानून में इसकी जरूरत नहीं है। तो जो विधिक मामले हैं वो जब राष्ट्रपति इसको सौंपेगा, उसमें सलाह देगा सरकार को कि हम ये कानून बना रहे हैं, ये कानून सही है नहीं, कहीं कोई संविधान की किसी अनुच्छेद का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, आप इसमें एडवाइस दीजिए। तो वो काम कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल करेगा। इसके अलावा संविधान के द्वारा या किसी विधि द्वारा प्रदत्त कोई कानून है, संविधान में लिखा है कि आपके ये कर्तव्य है, वो ये करेगा, या फिर किसी एक्ट या कानून में विधि में बना रखा है, ऐसी कोई विधि बना रखी है जिसमें लिखा हुआ है कि ये कर्तव्य भी किसका है, अटॉर्नी जनरल का, तो ये कर्तव्य भी पूरा अटॉर्नी जनरल करेगा। अब है कि ये राष्ट्रपति क्या क्या काम सौंप सकता है, राष्ट्रपति क्या क्या काम इसको दे सकता है, कौन कौन से काम राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल को दे सकता है। अब ऐसे मामले जिसमें भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश होना, ऐसा कोई मामला है कि भारत सरकार का कोई मामला है और उसकी ओर से सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, तो इस सुप्रीम कोर्ट में पेश कौन होगा, कोई मंत्री तो होगा नहीं, क्योंकि वो वहां जाके क्या बोलेगा, उसे नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में। अब मैंने बताया ना, अगर किसी मंत्री को कहोगे कि आप थोड़ा जीएसटी को समझा दो, तो वो नहीं समझा पाएगा। या किसी मंत्री को कहोगे कि ये बिल है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसको समझा दो, तो वो क्लियरली इसे नहीं समझा सकता। तो ऐसे मामलों के लिए भारत सरकार की तरफ से अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े किसी भी मामले के लिए, तो वो कौन जाएगा, वो जाएगा अटॉर्नी जनरल। कौन जाएगा, एजी, कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल जाएगा। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 143 में कहा गया है, संविधान का अनुच्छेद 143 क्या कहता है, 143 क्या कहता है, ये कहता है कि जब राष्ट्रपति को किसी कानून में या किसी विधि में ऐसा लगे कि ये कानून सही है या नहीं, इसमें उसे सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी पड़े, तो सलाह लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है वो लेने के लिए राष्ट्रपति तो वहां जाएगा नहीं, तो राष्ट्रपति की तरफ से कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल। कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल। अगर राष्ट्रपति को किसी कानून से संबंधी ऐसी एडवाइस चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जरूरी हो, यानी सुप्रीम कोर्ट की अगर एडवाइस राष्ट्रपति को चाहिए, तो एडवाइस लेने के लिए कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल जाएगा। कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल। इसके अलावा अगर मान लो ऐसा कोई मामला है जिसमें सेंटर और किसी हाई कोर्ट में सेंटर के खिलाफ केस है, केंद्र सरकार के खिलाफ किसी हाई कोर्ट में कोई केस है, तो ऐसे मामले को देखने के लिए भी कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल जाएगा। कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा अटॉर्नी जनरल की क्या क्या काम है। स्पेशली वो काम है जिसमें कानून बीच में आता है, जो विधि संबंधी मामले हैं, उनके लिए ये सब काम किसको करना है, अटॉर्नी जनरल को करना है। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या काम दे सकता है, ऐसा मामला जो भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना हो, तो भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल जाएगा। साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति को किसी कानून से संबंधी कानून से के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की राय चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट की राय लेने कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल जाएगा। साथ ही अगर मान लो किसी हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ कोई केस हो, तो उस मामले को देखने के लिए कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल जाएगा। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स है कि ये सब काम तो ये करेगा, अब कि कौन से काम नहीं करेगा, ये भी तो है भाई, अटॉर्नी जनरल कौन से काम नहीं करेगा। अब तक तो सारे काम इसे करने थे, अब कौन से काम है जो अटॉर्नी जनरल नहीं करेगा। तो क्या क्या नहीं करेगा, अभी बताया गया था कि अटॉर्नी जनरल क्या कर सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, यानी अपना बाहर कानून लड़ सकता है, ये कोई भी केस लड़ सकता है, पब्लिक के लिए कोई भी केस लड़ सकता है। लेकिन क्या नहीं कर सकता,
तो पहली बात है कि भारत सरकार के खिलाफ किसी को, भारत सरकार के खिलाफ किसी को एडवाइस नहीं दे सकता, सरकार के खिलाफ कोई एडवाइस नहीं दे सकता। मान लो सरकार के खिलाफ कोई एडवाइस लेना चाहे इससे, तो ऐसे मामलों में क्या है, ये एडवाइस नहीं दे सकता। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि मान लो ऐसा कोई मामला है जिसके लिए इसको भारत सरकार की ओर से कोर्ट में पेश होना है, भारत सरकार की ओर से, सरकार की ओर से किसी मामले में अगर कोर्ट में पेश होना हो, तो उस मामले पर क्या नहीं कर सकता, ये कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, यानी कोई कमेंट नहीं कर सकता किसी को, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये क्या नहीं कर सकता। सरकार की ओर से कोई मामला है जिस पे ये सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहा है, उस मामले पे क्या नहीं कर सकता, टिप्पणी नहीं कर सकता। पहला बात क्या था, सरकार के खिलाफ किसी को एडवाइस नहीं दे सकता, एडवाइस नहीं दे सकता। दूसरा क्या है, सरकार की ओर से अगर किसी मामले में ये कोर्ट में पेश हो रहा है, तो ऐसे मामले में क्या नहीं कर सकता, टिप्पणी नहीं कर सकता। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई क्रिमिनल केस किया, यानी कोई आपराधिक मामले में, यानी कुछ ऐसा क्राइम किया है और क्राइम में कोई व्यक्ति दोषी ठहराया गया, तो ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए, ऐसे व्यक्ति को यानी क्रिमिनल को बचाने के लिए केस नहीं लड़ सकता बिना सरकार की अनुमति के। केस लड़ सकता है लेकिन अनुमति किसकी होनी चाहिए, सरकार की। सरकार की अनुमति के बिना ऐसे व्यक्ति जो किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है, उसको बचाने के लिए केस नहीं लड़ सकता। चौथी बात क्या है, फोर्थ क्या है, फोर्थ वाली कौन सी बात आती, ये क्या नहीं कर सकता, कोई काउंसिल में, कोई काउंसिल या किसी कंपनी का डायरेक्टर का पद नहीं दे सकता बिना सरकार की अनुमति के। अगर सरकार ने अनुमति नहीं दी तो ये किसी परिषद या किसी कंपनी का क्या नहीं बन सकता, डायरेक्टर नहीं बन सकता, यानी निदेशक नहीं बन सकता। और फिफ्थ मामला क्या है, और कौन सा मामला है, ऐसा कोई मामला, चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे कोई मंत्रालय हो, चाहे कोई सार्वजनिक उपक्रम हो, इनमें किसी को भी सलाह नहीं दे सकता जब तक अपना विधि और न्याय मंत्रालय, अपना विधि व न्याय मंत्रालय या फिर कोई वैधानिक मामलों का मंत्रालय इनको ये नहीं कहे कि आप इस पर्टिकुलर मैटर में एडवाइस दीजिए, जब तक या तो कोई विधि या न्याय मंत्रालय या कोई वैधानिक मामलों का जो मंत्रालय है इसको एडवाइस नहीं कहे, इसको ऐसा नहीं कहे कि आप इसमें एडवाइस दीजिए, ऐसा नहीं कहे, तब तक ये किसी को एडवाइस नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी मंत्रालय होगा, चाहे कैसा ही मिनिस्ट्री होगी या कोई भी उसका मिनिस्ट्री का विभाग होगा, उसमें ये एडवाइस अपने मन से नहीं दे सकता जब तक उसे कहा नहीं जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काम वो नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, ये सारे काम नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट बात बनती है कि जो भारत का महान्यायवादी है वो भारत के किसी भी न्यायालय में, इसमें भारत के किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है, जाके कार्रवाई की, किसी भी मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। यानी इस भारत सरकार की ओर से ये सुप्रीम कोर्ट में तो पेश हो सकता है, इसके साथ ही हाई कोर्ट में भी हो सकता है, या फिर किसी लोअर कोर्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अदर कोर्ट है, नीचे लोअर कोर्ट है, किसी भी कोर्ट में क्या कर सकता है, ये किसी भी प्रक्रिया की सुनवाई कर सकता है, या किसी भी ऐसे मैटर को लेके ऐसा कोई केस है भारत सरकार के खिलाफ, उसके लिए इन सब में क्या हो सकता है, उपस्थित हो सकता है। अब देखो, ये था अटॉर्नी जनरल, क्या था, अटॉर्नी जनरल। अब ये भारत का एकमात्र व्यक्ति है, इतने बड़े देश का एकमात्र व्यक्ति है, तो अब इसकी सहायता के लिए भी तो कुछ चाहिए, अकेला व्यक्ति तो इतना काम कर नहीं पाएगा, तो सहायता कौन करेगा, ये अटॉर्नी जनरल है, इसके नीचे होगा सॉलिसिटर जनरल। क्या होगा, सॉलिसिटर जनरल, ये होता है एक। इसके साथ ही और कौन होंगे, इसके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो शायद वर्तमान में है 4 या ज्यादा भी हो सकता है, वर्कलोड कितना है इनके ऊपर उस हिसाब से ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ज्यादा भी हो सकता है। अभी सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता है। कौन है, तुषार मेहता। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल, और सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है इंपोर्टेंट, वो क्या है कि
अटॉर्नी जनरल एकमात्र व्यक्ति है जो संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, दोनों में बोल सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। वो कौन है? अटॉर्नी जनरल। तो फ्रेंड्स ये था अपना अटॉर्नी जनरल। अब देखो इसी के पैरेलल, ये हो गई केंद्र सरकार की बात। अब इसी के पैरेलल अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकारों में क्या होता है? राज्य सरकार में होता है एडवोकेट जनरल। क्या होता है? एडवोकेट जनरल होता है। क्या होता है? एडवोकेट जनरल। ये क्या था? देश का प्रमुख न्यायिक अधिकारी था। ये क्या हो जाएगा? न्यायिक विधिक अधिकारी। ये क्या है? राज्य का प्रमुख विधिक अधिकारी है। इसका आर्टिकल कितना? 76 में जिक्र किया गया था। इसका आर्टिकल है 165 में। इस आर्टिकल में है 165 में, 165 आर्टिकल में इसका जिक्र कर रखा है। तो फ्रेंड्स ये एडवोकेट जनरल और ये अटॉर्नी जनरल। केंद्र की बात है तो इसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इसको कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल नियुक्त करेगा। किसकी सलाह पे? यहाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की। यहाँ क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनकी सलाह पे क्या करेगा? इसको नियुक्त करेगा। अब सेम इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? ये भारत का था, ये राज्य का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की बराबर योग्यता होनी चाहिए थी। इसमें क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। पहली बात तो क्या है? ये भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो कंपल्सरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक। दूसरा, हाई कोर्ट का जज बनने की इसमें योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है? हाई कोर्ट के जज की योग्यता क्या होती है? उसे या तो 10 साल का किसी जुडिशियल ऑफिस में हो, न्यायिक एक्सपीरियंस हो उसे 10 साल का, या फिर 10 साल तक वो क्या हो? हाई कोर्ट का क्या हो? एडवोकेट हो। क्या हो? हाई कोर्ट का क्या हो? एडवोकेट, या किसी न्यायिक मामले में 10 साल का इसे एक्सपीरियंस हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो वो व्यक्ति क्या बन सकता है? राज्य का एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट या राज्य का महाअधिवक्ता। क्या? महाअधिवक्ता। देख दोनों, ये भी एजी है, ये भी एजी है। ये अटॉर्नी जनरल है, ये एडवोकेट जनरल है, ये महान्यायवादी है, ये महाअधिवक्ता है। ठीक है। योग्यताएं क्या है? सेम वैसी योग्यता है जो हाई कोर्ट के जज के लिए होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि इसको हटा कौन सकता है या कार्यकाल। सेम जैसे अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल का संविधान में जिक्र नहीं है, एडवोकेट जनरल का भी संविधान में कार्यकाल का जिक्र नहीं है। कब तक रह सकता है? जब अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसको कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे रह सकता है। किसकी सिफारिश पे होता है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पे। तो जब अगर सरकार ने इस्तीफा दे दिया तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया तो ये भी क्या करेगा? एडवोकेट जनरल भी क्या कर देगा? इस्तीफा दे देगा। क्यों? क्योंकि ये भी राज्य सरकार का क्या है? वकील। दूसरी सरकार आएगी, अपने हिसाब से नया वकील बनाएगी। तो जैसे सरकार बदल गई, यह भी क्या कर देता है? अपना इस्तीफा देता है। दूसरा, राज्यपाल जब चाहे इसको हटा सकता है। तीसरा, अगर ये चाहे कि खुद रेजिग्नेशन देना चाहे तो खुद रिजाइन कर सकता है। सेम इसके वेतन भत्तों का इसका भी जिक्र नहीं है। इसके अलावा एक काम कौन से करेगा? जैसे जो राज्यपाल राष्ट्रपति इसको सौंपता था, सेम अगर राज्यपाल इसको जो काम सौंपेगा, यानी ऐसे विधिक मामले जिसमें सरकार को, राज्य सरकार को सलाह चाहिए तो उसमें सलाह देगा, या ऐसे विधिक मामले जो राज्यपाल इसको सौंपे वो पूरे करेगा, या फिर संविधान या किसी विधि द्वारा इसको जो सौंपे गए काम है वो पूरे करेगा। यानी संविधान में दे रखा है कि ये काम एडवोकेट जनरल का है तो वो सब करेगा। साथ ही साथ इसको जो भत्ते हैं, जैसे ये संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, ये भी अगर विधान परिषद में, अगर विधानसभा और विधानमंडल है, मंडल और विधानसभा है, तो दोनों सदनों में क्या कर सकता है? बैठ सकता है। विधानसभा में बैठ सकता है, विधानमंडल में बैठ सकता है, और दोनों में क्या कर सकता है? बोल सकता है, स्पीच दे सकता है। लेकिन क्या नहीं करेगा? वोटिंग नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वोटिंग नहीं करेगा। अब इसके भी जो भत्ते और विशेषाधिकार हैं वो सेम एक एमएलए के होते हैं। एमएलए मतलब जो
विधानसभा या विधानमंडल का, क्योंकि विधानसभा या विधान परिषद, विधान परिषद या विधानमंडल में क्या आता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं। तो विधान परिषद या विधानसभा के जो सदस्य हैं यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको जो भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं सेम इसको भी मिलेंगे, इसको एडवोकेट जनरल को। यानी जो सुविधाएं एक एमएलए को मिलेगी वेतन को छोड़ के, वेतन इसका डिसाइड नहीं है, बाकी जो सुविधाएं एमएलए को मिलेगी सेम सुविधाएं किसको मिलेगी, एडवोकेट जनरल को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बारे में इतना ही काफी है, क्योंकि ये जस्ट पैरेलल, इसके पैरेलल है आपको। जैसे कि केंद्र में अटॉर्नी जनरल है, राज्य में क्या हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया। अब फ्रेंड्स लास्ट एक बात और है इसमें, अगर जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते थे, ये केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते थे, लेकिन या फिर भारतीय किसी भी न्यायालय में पेश हो सकते थे अटॉर्नी जनरल। लेकिन जो एडवोकेट जनरल है वो किसी स्टेट के, किसी पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट में या उसके लोअर कोर्ट में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर उससे लोअर कोर्ट हो, इनमें क्या हो सकते हैं, किसी भी कार्रवाई की सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन ये क्या नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं कर सकते। यानी ये राज्य स्तर के हैं, यानी ये राज्य स्तर के हैं। तो हाई कोर्ट यानी राज्य में जितने भी जो कोर्ट्स हैं उनकी सुनवाई में भाग ले सकते हैं, उसकी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। और जो अटॉर्नी जनरल है वो पूरे भारत के किसी भी कोर्ट में की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर राज्य के किसी कोर्ट की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते। अब बात है जो इसकी, अब आप इस जो दोनों को चाहे अटॉर्नी जनरल हो चाहे एडवोकेट जनरल हो, इसको किसी भी कानून मंत्रालय से संबंध मत करना। जैसे अटॉर्नी जनरल है, जो भारत का विधि और न्याय मंत्रालय होता है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। उसमें ये कुछ एडवाइस मांगेगा तभी बोलेगा। कोई कानून बनाना है, कानून बनाने के लिए यहाँ कैबिनेट मंत्री है, केंद्र में कैबिनेट मंत्री है, कानून मंत्री जिसे बोलते हैं वो कानून मंत्री है। और यहाँ भी स्टेट का अगर कोई होगा तो कानून संबंधी मामला, अगर स्टेट में जो कानून मंत्रालय है वो देखेगा, उसका जो कैबिनेट मंत्री है वो देखेगा, स्टेट का जो मंत्री है, स्टेट का जो मिनिस्टर है वो देखेगा। तो इससे आप इसको कंफ्यूजन मत करना कि कहीं ये कानून मंत्रालय का कोई ये तो नहीं है, मंत्री तो नहीं है। कानून मंत्रालय से इसको कोई लेना देना नहीं। कानून मंत्रालय जब इससे एडवाइस मांगेगा तभी ये उसमें एडवाइस देगा, अदरवाइज कोई कानून बनाएगा वो कानून मंत्रालय अपना इंडिपेंडेंट बनाएगा, सेम स्टेट में ये कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, इनकी दोनों के द्वारा, चाहे अटॉर्नी जनरल हो चाहे एडवोकेट जनरल हो, दोनों के द्वारा सरकारों को दी गई सलाहें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, अगर ये केंद्र सरकार को दे रहा है, ये राज्य सरकार को दे रहा है, वो सलाहें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मानने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस और ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर जरूर करें। फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।